हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव मोहरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लास 9 से 10th में मूव कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी गलतियों को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप क्लास 9 में अपने नंबर कम लाए और आपको अब इम्प्रूव करना है, सबसे पहले आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से अगर आप थोड़ा भी करोगे तो आप एक टाइम पे उसके ऊपर पूरा डोमिनेंस पा जाओगे, पूरी फोकस उसके ऊपर गेन करोगे। मान लीजिए आपका अगर आपने साइंस सब्जेक्ट उठाया, क्लास 9 में आपके साइंस पे बहुत कम नंबर है, आप साइंस वीक हो। अगर आप उसको अब इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको जो गर्मी छुट्टियाँ मिलती हैं उस पर आप टाइम वेस्ट ना करके आप साइंस के ऊपर 1 घंटे 2 घंटे ऐसे आस्ते से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका आस्ते आस्ते फोकस बनने लगेगा। उसके बाद आपको हैबिट में आ जाएगा और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। इसे करके आपको सारे सब्जेक्ट के साथ निकलना पड़ेगा और अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। तब जाके आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर उससे आपको बोर नहीं होगा और आपको इंटरेस्ट आएगा। ये तो हो गया अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट भी, आप पढ़ भी रहे हो बट आपको ये नहीं पता हमें क्या क्या पढ़ना है और डर लग रहा है कि अगर 9th में तो हमने ऐसा किया, 10th में क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो 9th हमने पढ़ी है वो बस एक सिंपल सा हमारे स्कूल के बनाया हुआ सिंपल पेपर से मान लो, एक बहुत ही नॉर्मल पेपर रहता था। लेकिन जो क्लास 10th है वो एकदम डिफरेंट है। 9th और 10th में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जो 9th में वो हमारे स्कूल के टीचर ही पेपर बनाते हैं, हम लोग वही देते हैं और वो स्कूल के टीचर ही हमें पढ़ाते हैं। जो पेपर बनाएगा वही हमें पढ़ाएगा। लेकिन क्लास 10th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम पढ़ते किसी और से, पेपर हमारा बोर्ड बनाता है और ना पेपर बारे में कुछ नहीं पता रहता। पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन 9th में हम अपने टीचर से बात में पूछ लेते हैं कि सर पेपर कैसा हार्ड है, और टीचर हमें कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगवा देते हैं कि ये पढ़ लो, इसी में से आएगा और आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। बस आप भी 50 क्वेश्चन में से कुछ 70 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से आपको 200 क्वेश्चन दे देंगे, इसमें से ही आएंगे, बस और रटोगे। 9th में ऐसा होता है, कुछ स्कूल में कराया जाता है, हर स्कूल में नहीं होता, कुछ स्कूलों में ऐसा करवाया जाता है। लेकिन जब 10th में उसमें आप चाहे जितने क्वेश्चन रट डालो, बहुत ही कम चांस होते हैं कि उसमें से आपके सारे क्वेश्चन आए। लेकिन हाँ, 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन अब जो बोर्ड ने किया है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम कह सकते हो आप केस बेस्ड स्टडी पे ध्यान दिया है। यानी कि अगर आप जितना अच्छे से डीप पढ़ रहे हो किस चैप्टर को और आप एनालाइज करो चैप्टर, तभी आप उसके आंसर देख पाओगे। आपने देखा होगा जो 2026 का बोर्ड हुआ था उसमें पेपर कितने टफ आए थे, कुछ पेपर ईजी आए थे। तो सब आपको इसलिए किया जाता है कि आखिर आप अपने अंदर की स्किल को डेवलप करें, पढ़ाई की रीडिंग स्किल को डेवलप करें, लर्निंग स्किल को डेवलप करें। इसीलिए आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसको फोकस करना पड़ेगा और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए उसको समझना ही पड़ेगा। और हर चैप्टर की कैरेक्टरिस्टिक, मान लो अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हो उसमें हर चैप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। हर चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि आप कैरेक्टर्स की मेन पॉइंट्स, कैरेक्टर के जो लुक था, आउटफिट कैसा था, ये सब जानना पड़ेगा। और आपको हर चैप्टर की थीम जाननी पड़ेगी। जैसे एक चैप्टर है 5-6 पेज का, उसको आपको माने लमसम 2 से 3 या 4 से 5 लाइन में आपको कवर करना पड़ेगा, ताकि आप एक शॉर्ट शमरी की तरह से पढ़ पाओ। और जैसे पेपर आए आप उसके थीम को एकदम याद करो, अपने दिमाग में एनालाइज करो, उसके कैरेक्टर्स मतलब स्टोरी को याद करो, उसके बाद देन आप उसका आंसर लिख दो बस। और आपको मेन सबसे बेस्ट बात ये रहेगी आपके 10th में कि आपको कोई भी बर्डन नहीं रहेगा कि आपके स्कूल वाले का टीचर आपको हेट भी करते हो, मान लो कुछ जगह हेट करते नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं करता। और आपको कोई फोकस नहीं, आपको अपने 10th में इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो 10th में लिखूँ उसमें मैं बोर्ड पेपर में एकदम गजब कर लिखूँ। ये कोई टीचर आपका नंबर वहाँ काट नहीं सकता अपने पर्सनल इशू की वजह से, और कोई भी टीचर आपको नंबर बढ़ा भी नहीं सकता, आपके रिलेशन में कोई बढ़ा भी नहीं सकता। इसीलिए आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और आपको क्लास 10th में नंबर लाने के लिए खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वीक हो, अगर आप अच्छे पढ़ाई में, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखो। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी क्लास 10th में। अगर आप चाहते हो कि आप जैसे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ो, कैसे कैसे ये अच्छी चीज़ जानो, तो उसके लिए आप बस इतना ध्यान रखना कि जैसे मान लो अगर आपने मैथ उठाया, मैथ में आपको हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के पहले उसको लगाने, उसके थ्योरी को समझना है, उस पर उसके जो भी जितनी फॉर्मूला है उसको समझना है। उसको डेरिवेशन तो नहीं आता 10th में, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके ऊपर करीबन कम से कम 2-3 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और रोज़ मैथ की प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी है। ये नहीं कि आज मैंने चलो कल मैथ लगाया था, आज मैं मैथ नहीं लगाऊंगा, आज कुछ और बताऊँ।
मैथ की प्रैक्टिस रोज़ अगर आप आधे घंटे भी कर रहे हो, 1 घंटे भी कर रहे हो अपने हिसाब से, तो आपको मैथ की रोज़ कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रट नहीं सकते। फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे, खुद ही लगाते लगाते आपको फॉर्मूला याद होने लगेंगे, थ्योरी याद होने लगेगी, कॉन्सेप्ट पता चलेगा क्वेश्चन का, और आपको क्वेश्चन समझ आने लगेंगे। ये जो आपने 9th में पढ़ा था वो एक अलग लेवल की स्टडी थी। अब आप 10th में आ रहे हो तो आपको 10th में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी 10th में स्टैंडर्ड बेसिक इस टाइप को करना पड़ेगा। अगर आप मान लो स्टैंडर्ड ले रहे हो तो आपको थोड़ा टफ लैंग्वेज मिलेगा, बेसिक में थोड़ा इजी मिलेगा। लेकिन अब आपने देखा है 2026 में जो पेपर हुआ था मतलब बेसिक वालों को पेपर ही हार्ड आ गया। तो आपको मतलब ऐसा नहीं समझना कि बेसिक का बेसिक होता है, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड होता है, कुछ अलग नहीं होता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने जो पढ़ा है वो किस तरीके से वो पूछ ले बोर्ड में, और आप उसको कैसे लिखोगे। तो आपको पूरी एकदम कंसेप्चुअल थ्योरी सहित आपको हर एक क्वेश्चन को वो लगाना रहेगा, टफ से टफ, इजी से। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि आपको क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी पे ऑलरेडी पढ़ना है। एनसीईआरटी के साथ आप आर डी शर्मा लगाओ, अच्छी बुक है वो भी। और भी क्या, अगर आपकी बुक लग रही है एस-चान लगा लो, एस-चान भी अच्छी बुक होती है। ऐसे और भी अच्छी अच्छी बुक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बुक होगी, पीडब्ल्यू की हो गई, नेक्स्ट टॉपर्स की हो गई, उस सब की आप लगा सकते हो। वो सारी बुक अच्छी होती है, उससे आपको हेल्प मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे मेहनत करना है। उसमें हर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद आपको लगाना स्टार्ट करो। और अगर आप अब चाहते हो साइंस में अगर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे कैसे साइंस में थ्योरी कैसे पढ़े, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको पहले एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी की एक लाइन में लाइन रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको देन वापस उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। कुछ क्वेश्चन लगाओगे, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल लगाओ। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स में मिलने तो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा टफ आते हैं। न्यूमेरिकल में ज़्यादा फोकस करके उसको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान देना। प्लस थ्योरी पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थ्योरी से नंबर ज़्यादा उठते हैं आपके क्लास 10 में। आपको थ्योरी एकदम बेस्ट लेवल की आती है और आप बराबर से लिख पा रहे थ्योरी, तो यानी कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्लास में। और आपको अगर साइंस में मेनली अगर बुक जानने किस पे आपको कौन सी बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप सॉल्व करो एनसीईआरटी के अलावा, तो आप ले सकते हो एस-चान ले सकते हो। और आप क्या बोलते हैं, एक बुक और आती है पीडब्ल्यू की बुक ले सकते हो, नेक्स्ट टॉपर्स की ले सकते हो। और अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आती है वो ले सकते हो। इंटेलेक्चुअल होती है, क्योंकि वो भी चलती है, इंटेलेक्चुअल ले सकते हो। अलग अलग बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि जो आपका बायो में सबसे ज़्यादा आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि बायो 30 नंबर का आता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 25 नंबर्स के आते हैं। तो बायो को आपको एकदम प्रॉपर पढ़ना है और उसके हर एक कॉन्सेप्चुअल को समझना है कि किससे क्या हो। जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा लाइफ प्रोसेस, पहला चैप्टर है आपकी क्लास 10 का, आपने पढ़ा लाइफ प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या बेसिक पहले आप चैप्टर के बारे में लाइफ प्रोसेस उठाए, उसके बाद उसमें जान लें कि क्या क्या मेन पॉइंट है। उसके बाद उसके ऊपर आप पढ़ना स्टार्ट किए। उसके बाद इस मेन पॉइंट में भी क्या क्या डीप सेंस वाली है कि मतलब कहाँ डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ थोड़ा लाइट पढ़ोगे तो भी चलेगा। इसको पूरा जानते हुए आपको एक एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग करके जब मेन एनसीईआरटी में आपको बस इतना ही मिलेगा कि आपको टॉपिक्स मेन एनसीईआरटी से आप उठाए, एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स को पढ़े, उसमें एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर डिटेल नहीं दी रहती है, आपको उसमें से निकालना पड़ता है डिटेल। उसके बाद आपको अलग बुक से उसको समझना पड़ता है। तो मैं एक आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक ऐसी रिफ्रेशर बुक रखना अपने पास जो आपको बहुत लॉन्ग तरीके से आपको समझाए, बहुत अच्छे तरीके से समझा दे। उसमें बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट में लिखा हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बता के समझा के दिया गया हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ध्यान रखना कि बायो में आपके थ्योरेटिकल में मेन चैप्टर आते हैं, जैसे आपका होगा लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर जो होते हैं ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आप अब आ जाओ हमारे जैसे केमिस्ट्री में मेन हमारा होता है सबसे टफ आपको लगेगा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड, क्योंकि आपको पहली बार पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, साथ साथ फिजिक्स भी आपको प्रैक्टिस करने रहना पड़ेगा रोज़ रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। अगर ये आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे ना, आप अगर पेपर तक बना के इसको रख लिए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा क्लास 10th में। आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे, मैंने खुद किया है। इसीलिए आपको क्लास 10th में अपने ऊपर कंसिस्टेंसी बना के रखी। बार बार इसको इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप पे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद आपका आगे मान लीजिए इंग्लिश में सबसे मेन चीज़ होता है आपका एक चैप्टर एनसीईआरटी से आप उठाया, उसके अंदर उसको लाइन बाय लाइन रीडिंग किया, उसकी समरी समझी, उसकी हिंदी में खुद को बना के समझा, और उस स्टोरी को प्रॉपर ऐसा इंग्लिश स्टोरी है उसको अपनी हिंदी में जैसे कोई बता रहा है उस तरह आपको याद होनी चाहिए स्टोरी।
क्योंकि आप अगर 3-4 बार पढ़ लोगे और स्टोरी को समझ जाओगे, उसके समरी को समझ जाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको हर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, हर कैरेक्टर की, उस पर चैप्टर्स के कुछ थीम पता होने चाहिए, चैप्टर्स के की पॉइंट्स आपको याद करनी पड़ेंगे, इस चैप्टर्स के क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो मैं आंसर में लिख पाऊँ। और हाँ, आपको ये पता होगा कि जो आपका अभी तक 9th में हो रहा था, 9th में जो आपको क्वेश्चन मिल जाता है, इसी क्वेश्चन में से आएगा या फिर टीचर लिखा आपको क्वेश्चन लिखाते बोर्ड पे, आप लिखते थे उसे, तो ऐसा 10th में बिल्कुल नहीं होता। 10th में आपको खुद से क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे, वो एनसीईआरटी के भी होगा, टीचर नहीं लिखवाएगा। हाँ, कुछ स्कूलों में शायद लिखवाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मेनली हर स्कूल में खुद से लिखना पड़ता है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक आंसर में उसके क्या क्या की पॉइंट्स डाल दो चैप्टर, क्योंकि आपकी जो कॉपी क्लास 10th में चेक होती है इंग्लिश की, वो मेनली ये ध्यान में रखते हुए चेक होती है कि आपके इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आया तो ये चैप्टर की जो की पॉइंट्स है वो आपने इस आंसर में लिखे हैं कि नहीं। तो आपको मेनली एक चैप्टर के लिए उसके की पॉइंट्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी थीम, इन तीनों चीज़ को एकदम प्रॉपरली समझ के पढ़ना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। जो रहता है वर्ड मीनिंग चैप्टर, अगर आपने इंग्लिश में आपकी वर्ड मीनिंग और ग्रामर बहुत वीक है तो आप उसके ऊपर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्रामर की। अगर थोड़ी मतलब अच्छी ग्रामर आपकी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, तो आपको ग्रामर पे मेनली कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं, एरर करेक्शन, इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इसी पे 10 नंबर पूरे आपके बोर्ड में इसी के रहते हैं। और आपकी हिंदी आ गई, अब हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी के लिए बस आपको अपनी हिंदी की जो बुक है उसको पढ़ना है, और उसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक लो या ना लो, उसको कोई मैटर नहीं करता। बस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसकी स्टोरी को समझो उसमें, और हिंदी में भी आपको हर कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपका एक लेखक मान लीजिए, लेखक के बारे में पता होना चाहिए, लेखिका के बारे में पता होना चाहिए, इनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे करके आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और उस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए जो आप अपने आंसर में लिख। उसके बाद आपका आ गया SST में मिलिए आप ध्यान देना है हिस्ट्री और जियोग्राफी पे। जियोग्राफी आपको, हिस्ट्री में आपको थोड़ी पहले चैप्टर आपको टफ लगेगा, उसके बाद आस्ते आस्ते आपको चैप्टर समझ में आने लगेगा, और आपको हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से लिंक होता हुआ दिखाई देगा। तो आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ते रहते हैं, तो आपको समझ में जाना है। और हाँ, हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको मेनली डेट, कुछ इवेंट्स होते हैं मेनली, उस इवेंट्स को याद करना पड़ेगा, और हर एक चीज़ को डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसको लिख पाओ। कैसे भी क्वेश्चन आए क्लास 10 में आप उसको लिख पाओ। यही आपको फॉलो करना है। आपके कुछ ऐसे हो गया, कंप्यूटर कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग अलग अलग चीज़ होता है स्कूल में, मेनली संस्कृत होता है, और जो लोग कंप्यूटर लेंगे उनको कंप्यूटर में भी यही चीज़ करना पड़ेगा। मेनली उनको प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर में 50 नंबर आपको स्कूल देता है, कंप्यूटर 50 नंबर आपको स्कूल से लिए, उसमें प्रैक्टिकल्स में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ आपको हर एक थीम बताना चाहिए, मतलब थ्योरी बतानी चाहिए इस सब में। जैसे मान लीजिए कुछ का एप्लीकेशन आता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ लोग का होता है, कुछ लोग का IT होता है, ऐसे अलग अलग कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं, कुछ लोग का AI होता है, उसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेनली अब आपको कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि इस जनरेशन में तो लगभग कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा पता होता है। और एक मेन बात, आप क्लास 10th में वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपने क्लास 9th में दोहराई है। इसीलिए अपने आप को एकदम फोकस करके पढ़ना, और ये ध्यान रखना कि अभी आपका जो पेपर आने वाला है वो स्कूल सेट नहीं करेगा, यानी कि पेपर थोड़ा टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, ईजी आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, हमेशा ये सोच के तैयारी करना कि पेपर एकदम हार्ड आएगा, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर आपने पेपर मान ली ईजी समझ के प्रैक्टिस की और आपका पेपर हार्ड आ गया, तब आप नहीं समझ पाओगे उस एग्ज़ाम सेंटर में कि मैं क्या करूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं पेपर देने गया था पहली बार अपना क्लास में 10th का, हम लोगों का पहला पेपर मैथ था, और उस समय मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा था। मैंने सोचा था कि उसमें ये मतलब सब लोग अफवाह फैला के रखे थे कि मैथ का पेपर बहुत ईजी आएगा, पहला पेपर है मैथ का पेपर, ईजी टू मॉडरेट आएगा। हम लोग भी ये सोच के पूरी प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब पेपर आया तब हम लोग का दिमाग पूरा खराब हो गया, और हम लोग ये सोचने पड़ गए कि पेपर कहाँ से आएगा, क्योंकि उसमें जेई के लेवल के क्वेश्चन आए थे। अब हम लोग को वहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट जो मैंने अपने पेपर में गवा दिए, अगर वो मैं ना गवा पाता, उस पूरे टेंशन में आ गए, तो मेरे जो क्लास में क्वेश्चन छूटे वो क्वेश्चन ना छूटते। इसीलिए सब प्रिपेयर रहना पड़ेगा हार्ड पेपर के लिए। आप ये मत समझना कभी कि आपका पेपर ईजी आएगा, हमेशा पेपर टफ आएगा, चाहे वो स्कूल लेवल पे आप दे रहे हो, चाहे कंपटीशन लेवल पे दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड के में ही क्यों ना दे रहे हो, आपको हमेशा पेपर को टफ लेवल मान के तब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आप मेनली इस पर ध्यान देना कि अगर आपने कोई भी चीज़ सिलेबस में आपने मान लो इसको ईजी लग रहा है, जैसे कोई चैप्टर आपको ईजी लग रहा है, मेनली आपको फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट ईजी लग सकता है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट ईजी है। उसके बाद चैप्टर फर्स्ट ईजी लग रहा है तो आप उसके ऐसा नहीं कि एक बार पढ़े 2 बार पढ़े उसको पढ़ना बंद कर दिए, या फिर स्टार्टिंग कुछ
4-5 महीने आपने दम लगा के पढ़ा, पूरा जोश लगा के पढ़ा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट आस्ते आस्ते कम होता गया। ऐसा नहीं करना, आपको आज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, इंटरेस्ट आस्ते आस्ते डेवलप होगा। ये नहीं कि एक बार आपने आज वीडियो देखी तो आज लग गए पढ़ने। आपको आस्ते आस्ते पढ़ना है, थोड़े थोड़े करके आपको थोड़े थोड़े से ऊपर जाना है। यानी कि आप एक बार सारा कर लो, आस्ते आस्ते आपका डाउन हो। इसीलिए आस्ते आस्ते कंटिन्यूस मेहनत करो, और आप एक दिन ऐसे करते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और मेनली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, क्लास 9th में अगर आप अभी 9th से 10th में जा रहे हो तो 9th में आपने जितनी भी आपकी जो फ्रेंड सर्कल थी उसमें आपने ये ध्यान देना कि आपके जो फ्रेंड्स आस्ते आस्ते होंगे वो थोड़ा कुछ फोकस्ड होंगे, कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ आपको ऐसा करेंगे, समझाएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझाते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड तो आपको समझाते हैं, तो समझाएंगे। तो आपको उस पर ध्यान देना है प्रॉपर, आपको इस एनालाइज करना है कि आपके कौन से दोस्त आपको कैसा समझाते हैं। क्योंकि अगर इस एज में आप समझने लायक हो जाते हैं, उसको समझना है और आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और इतना ध्यान देना है, कभी भी अपनी प्रिपरेशन को सबको बता के मत करना कि हाँ मैंने ये आज इतना पढ़ा, आज ये पढ़ा मैंने, आज वो पढ़ा, हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। किसी को भी बिना बताए अगर आप करोगे ना तो ही आप एकदम प्रॉपर गाइडेंस, किसी की मतलब कोई आपसे जलन नहीं करेगा, मिलिए जलन नहीं करेगा आपसे, और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबको ये लगेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, किसी को दिखा के मत पढ़ना। सबसे मेन बात, किसी को दिखा के मत पढ़ना। हमेशा अपने जो पढ़ना अपने बिना दिखाए किसी को, ये मत दिखाना, शो ऑफ मत करना। क्योंकि अब क्या होता है ना, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, बुक खोल के बैठे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही उनसे, वो मतलब बुक खोल के बैठे फ़ोन चला रहे हैं, रील देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। क्लास 10th में आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा होता है और हाँ मेन, अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो कभी अपने पास से, तो आपको इतना सोच के पढ़ना है कि मैं क्लास 10th में जो मैं रिज़ल्ट आएगा वो मेरा परमानेंट रिज़ल्ट रहेगा। परमानेंट मतलब वो रिज़ल्ट पूरी दुनिया पूछेगी कि कितने नंबर आए थे। 9th में आपको कोई नहीं पूछेगा कि 9th में कितने नंबर आए थे बेटा, 9th में 85% आए थे, 95% आए थे, 50% आए थे, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपका 10th में नंबर जो आएगा वो आपके आसपास वाले, आपके रिश्तेदार सब पूछेंगे, और सब उसी नंबर को देखेंगे। तब उसको आपको बुरा लगेगा उसमें कि काश मैं मेहनत कर लेता, आपको रिग्रेट होगा। तो इसीलिए आप एकदम फोकस्ड होकर इस पूरे 10th की जर्नी को फॉलो करना। अगर आपको और भी कुछ जानना है क्लास 10th के बारे में तो आप इसमें कमेंट करना, मैं उसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, आपको मेरे साथ पढ़ना है, और क्योंकि मैं आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी यूट्यूब पर अपलोड है ना 8th या 9th मार्च से, 8th या 9th मार्च से, क्योंकि अभी कुछ काम चल रहा है, इसलिए 8th 9th मार्च से ये वीडियो मैं रोज़ पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। और पहला चैप्टर क्या पढ़ाऊँ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।